Hello dear students, next topic is atomic structure and topic name is quantum numbers. Beta, today we will discuss about quantum number. Actually, what are quantum numbers? These are set of four numbers which tells about position, energy and shape and orientation of electrons in an atom. बेटा किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी एनर्जी और जिस ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल की शेप और ओरिएंटेशन के बारे में हमें कौन बताता है बेटा? क्वांटम नंबर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, क्लियर कर देता हूं कि एक एटम के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं बेटा? सेल्स। और सेल्स के अंदर बने होते हैं बेटा क्या? सब सेल्स। और सब सेल्स के अंदर बेटा ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं बेटा? दीज आर सेट ऑफ नंबर्स, दीज आर सेट ऑफ नंबर्स which tells about position comma energy and shape and orientation of orbitals of electrons किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी एनर्जी और जिस ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है उसकी शेप एंड ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताता है बेटा? क्वांटम नंबर। बेटा 4 क्वांटम नंबर होते हैं। अच्छा, पहली बात, क्वांटम नंबर्स आए कहां से बेटा? ये जो हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा हायर लेवल पे, तो क्वांटम केमिस्ट्री के सॉल्यूशन से हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स आए हैं। तो वो कैसे आए हैं ये हमें नहीं पढ़ना, वेव फंक्शन को कैसे सोल्व किया ये हमने नहीं पढ़ना। सो बेटा दीज आर बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ, these are derived from solution of wave functions in quantum chemistry, बेटा देखो, अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है बेटा? इट टेल्स अबाउट सेल, कौन से सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये हमें बताता है। और हम बोल सकते हैं इट टेल्स अबाउट पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बोल सकता हूं बेटा इट टेल्स अबाउट पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा किसके बारे में बताता है? अबाउट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। बेटा कौन से सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये भी हमें कौन बताता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोगों ने n से रिप्रेजेंट किया था। अब अगर बेटा मैं सेल की बात करूं तो सेल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, कौन कौन से सेल्स होते हैं आपके हिसाब से? K सेल, L सेल, M, N, इससे आगे भी पढ़े तो O, P, Q कुछ भी हो सकते हैं। बेटा देखो, अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं तो n की, तो बेटा देखो K सेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 1, एंड L के लिए 2, 3 एंड 4, एंड देन इट कैन कंटिन्यू टू हायर नंबर्स। अब बेटा किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? बेटा देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, इट विल बी इक्वल टू 2 into n स्क्वायर। अब देखो बेटा इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बात करूं इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की,
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n²। तो मैं बोल सकता हूं बेटा इसमें पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n की वैल्यू क्या रखूंगा 1, तो 2 × 1² इट विल बी इक्वल टू 2। अगर मैं बात करूं सेकंड सेल की तो 2 × बेटा n की वैल्यू क्या रखूंगा 2, इट विल बी इक्वल टू 8। और अगर थर्ड सेल की बात करूं तो बेटा n की वैल्यू रखूंगा 3, 2 × 3² इट विल बी इक्वल टू 18। और अगर मैंने n की वैल्यू 4 रखी तो 2 × 4² इट विल बी इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिफ्थ सेल, कि पांचवें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बेटा n की वैल्यू 5, तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू 2n², 2 × 5² इट विल बी इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। पांचवें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो बेटा सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है बेटा, इट टेल्स अबाउट सब सेल, और इसके साथ में ये किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी शेप और ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है। तो बेटा मैं बोल सकता हूं it tells about subcell in which electron is present। और बेटा इसके साथ ही ये किसके बारे में बताता है बेटा, ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है, अबाउट शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके बेटा, अब L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, फॉर एनी nth सेल, बेटा किसी भी nth सेल के लिए n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, L कैन बी इक्वल टू 0, 1, 2। बेटा ये वैल्यू कहां तक जा सकती है, n-1 तक जा सकती है। मान लो बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर 5 है, मतलब फिफ्थ सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बेटा फिफ्थ सेल के अंदर नंबर ऑफ सब सेल्स कितने होंगे बेटा, पहली बात तो फिफ्थ सेल में नंबर ऑफ सब सेल्स विल बी 5। पांचवें सेल में 5 ही सब सेल होंगे। उन सब सेल्स के लिए L क्या होगा बेटा, L की वैल्यू कहां तक जाएगी बेटा, 0 से स्टार्ट होगी और n-1 मतलब 5 - 1 4 तक जाएगी। तो बेटा 0, 1, 2, 3 and 4, मतलब फिफ्थ सेल के अंदर L की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, 5 से एक कम तक ही रहेगी। अब देखो बेटा टोटल L की कितनी वैल्यूज आई, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब कि टोटल L की वैल्यू देयर आर 5 वैल्यूज ऑफ L। इसका मतलब कितने सब सेल्स हो गए बेटा, 5 सब सेल्स। और हर सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या है बेटा, एक सब सेल के लिए L की वैल्यू 0, सेकंड सब सेल के लिए 1, थर्ड के लिए 2, फोर्थ के लिए 3 एंड फिफ्थ के लिए 4। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि यहाँ पे 5 सब सेल है जिनके लिए अलग अलग L की वैल्यूज पॉसिबल है। ओके बेटा, जब L की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम पर जो सब सेल होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा, स्मॉल s से। ये s कहां से आया बेटा, इट केम फ्रॉम द वर्ड स्फेरिकल, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल। और अगर L की वैल्यू 1 हो जाए तो सब सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, स्मॉल p से। और स्मॉल p कहां से है बेटा, इट केम फ्रॉम द वर्ड प्रिंसिपल। और अगर L की वैल्यू 2 हो जाए बेटा तो हम सब सेल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, d से। एंड दिस d केम फ्रॉम डिफ्यूज्ड, बिकॉज d सब सेल इज वेरी डिफ्यूज्ड, इट इज वेरी लार्ज इन साइज। एंड L is equal to 3, then we will say it F subcell, and F came from fundamental। अब L की वैल्यू 4 हो जाएगी, then G सबसेल, H सबसेल हम इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जितने भी एटम्स हैं
उनमें हमारा काम F सब सेल तक ही चल जाएगा, हमें G या H तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब बेटा देखो किसी भी सब सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बेटा देखो पहली बात ऑर्बिटल्स की बात करूंगा बेटा मैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2l + 1, 2l + 1। एक सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे 2 × l + 1, मतलब अगर मैं s सब सेल की बात करूं बेटा तो s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 × 0 + 1 दैट विल बी इक्वल टू, मतलब अगर मैं बात करूं s सब सेल की तो बेटा s सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 × 0 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल। अगर मैं p सब सेल की बात करूं बेटा तो p सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, p सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या थी 1, 1 पुट करो +1 इट विल बी इक्वल टू 3। इसी तरीके से अगर मैं d सब सेल की बात करूं तो d सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, सॉरी कितने ऑर्बिटल्स होंगे, हम अभी ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो 2 × 2 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 5। आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो बेटा देखो किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल इट विल बी इक्वल टू 2 × 2l + 1। देखो बेटा ऑर्बिटल्स का नंबर क्या था 2l + 1, और मैंने बताया था कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा 2 × 12 + 1, इसका दुगना होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं s सब सेल में, तो बेटा s सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 × 2l + 1, इसके l की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे s सब सेल में। अगर मैं p सब सेल की बात करूं बेटा तो p सब सेल में 2 × 2 × 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं d सब सेल की बेटा, तो बेटा d सब सेल में ऑर्बिटल्स कितने थे 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इससे दुगने मतलब 10 दैट विल बी इक्वल टू 10। ओके बेटा कभी कभी किसी ऑर्बिटल के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पूछ सकते हैं, तो बेटा देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम it will be equal to √ of L × L + 1 × h/2π। बेटा मान लो किसी ने पूछा कि S सब सेल के लिए आप लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, बेटा S के लिए L की वैल्यू क्या रखोगे आप 0 × 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। P सब सेल के लिए अगर किसी ने पूछ लिया तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो 1 × 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 √2 h/2π। हम इस तरीके से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब बेटा लास्ट क्वांटम नंबर थर्ड क्वांटम नंबर, इट इज नॉट लास्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ml, l इज रिटन इन सबस्क्रिप्ट ml से। बेटा देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है बेटा, इट टेल्स अबाउट स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं या y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं या फिर z, मतलब स्पेस में वो किस तरीके से अरेंज है, इसके बारे में हमें कौन बताता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैं बोल सकता हूं बेटा इट टेल्स about spatial arrangement, means arrangement in space, spatial arrangement of orbitals, कि x एक्सिस की तरफ ऑर्बिटल है या फिर y या फिर z या कहां पर ऑर्बिटल है, इसके बारे में हमें कौन बताता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब किसी भी सबसेल के अंदर ml की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, तो हम बोल सकते हैं फॉर एनी सबसेल, बेटा किसी भी सबसेल जिसके लिए L की वैल्यू कुछ भी L है, उसके लिए नंबर ऑफ ml वैल्यूज पॉसिबल,
ml values possible that will be equal to 2l plus 1, 2l plus 1, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मूला था वो भी यहीं से आया था। तो बेटा कितनी नंबर ऑफ ml की वैल्यूज होंगी 2l plus 1 से। मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा कि अगर l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब बेटा ml की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ml की कितनी वैल्यूज होंगी। पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल वैल्यूज ऑफ ml दैट विल बी इक्वल टू, बेटा 0 पुट करेंगे तो 2 into 0 plus 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। बेटा इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी ml की। और अगर मैं बात करूं l इज इक्वल टू 1 मतलब p सब सेल की, तो बेटा टोटल वैल्यूज कितनी होगी बेटा, टोटल वैल्यूज ऑफ ml दैट विल बी इक्वल टू 3। अब ये ml की वैल्यूज होंगी क्या क्या बेटा, ये जो एक वैल्यू है ये क्या होंगी और ये 3 वैल्यूज है ये क्या होंगी बेटा। कोई भी l अगर नंबर है बेटा तो उसके लिए ml फॉर सब सेल l, किसी भी l वाले सब सेल के लिए l की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, -l से हम स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक बढ़ाते जाएंगे, फिर 0 पे पहुंचेंगे और फिर कहां तक जाएंगे बेटा, +l तक जाएंगे। मान लेता हूं बेटा अगर मैं बात करूं l इज इक्वल टू 3, तो बेटा l इज इक्वल टू 3 की अगर मैं बात करूं तो बेटा थर्ड सब सेल के लिए नंबर ऑफ ml की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल होंगी बेटा। पहली बात कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, तो बेटा टोटल वैल्यूज ऑफ ml दैट विल बी इक्वल टू 2 into 3 plus 1, तो 2 into 3 plus 1 इज इक्वल टू 7। तो बेटा इसकी कितनी वैल्यूज होंगी 7। अब वो वैल्यू कौन कौन सी होंगी बेटा, तो ml की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है बेटा, हम कहां से स्टार्ट करेंगे -3 से और +3 तक लेके जाएंगे। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ये सारी वैल्यूज होंगी ml की बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं, अगर मैंने l की वैल्यू रखी बेटा 2, पहली बात l इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हम इस सब सेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इट इज d सब सेल। मैंने आप लोगों को समझाया था अभी, 0 वाले को s बोलना है, 1 वाले को p, 2 वाले को d, 3 वाले को f, ये जो 3 वाला इसको क्या बोलना है बेटा, f सब सेल बोलना है बेटा। पहली बात तो d सब सेल के लिए टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, दैट विल बी इक्वल टू बेटा l की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 2, तो 2 into 2 plus 1 दैट विल बी इक्वल टू 5। अब ये 5 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी बेटा ml की, ml की 5 वैल्यूज क्या होंगी बेटा, -2 से लेके 0 को लेते हुए +2 तक जाना है। तो -2 -1 0 +1 एंड +2 कितनी वैल्यूज हो गई बेटा, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है पॉसिबल। तो इस तरीके से अगर हमारे पास l है तो हम ml कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अब इन तीनों क्वांटम नंबर्स को एक बार हम टेबल की फॉर्म में एक साथ करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर टेबल की फॉर्म में हम तीनों क्वांटम नंबर्स को देखना चाहें, हमने 3 क्वांटम नंबर अभी तक कर लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज इक्वल टू ml, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अगर हम टेबल की फॉर्म में इनको समझना चाहें तो देखो एक ही टेबल में सब बातें समझ आ जाएंगी आप लोगों को, और अब आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा इस टेबल के साथ ही। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। अगर मैं पहले सेल की बात करूं, पहला सेल मतलब बेटा n की वैल्यू क्या होगी 1, और कौन सा सेल होता है बेटा पहला k सेल। तो बेटा देखो n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, 0 से लेके n-1 तक, मतलब 0 से लेके 0, क्योंकि n-1 दैट विल बी इक्वल टू 0, 1-1 विल बी 0। तो पहले सेल में एक ही सब सेल होगा जिसके लिए l की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, ओनली 1 सब सेल। और बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2 into 0 plus 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या था बेटा 2l plus 1, 2 into 0 plus 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो बेटा इसके अंदर एक ऑर्बिटल होगा, और जब l की वैल्यू 0 होती है बेटा सब सेल को क्या बोलता हूं बेटा मैं s सब सेल। तो इसमें बेटा एक ऑर्बिटल होगा, और उसके लिए ml की वैल्यू क्या होगी बेटा, ml की वैल्यू भी क्या होगी उसके लिए 0 होगी।
क्योंकि देखो बेटा एल की वैल्यू कुछ भी होती है तो एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस एल से प्लस एल तक, तो एल की वैल्यू 0, तो इसका मतलब एम एल की वैल्यू भी क्या होगी 0। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। अगर मैं पहले सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स का एक और फॉर्मूला भी होता है 2n स्क्वायर, इससे करना चाहूं बेटा 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये पहला सेल कंप्लीट। अब जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा n-1 तक ही जाएगी। तो पहला सेल क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट सेल की बात करूं बेटा, नेक्स्ट सेल n इज इक्वल टू क्या होगा, नेक्स्ट सेल में n इज इक्वल टू 2। बेटा नेक्स्ट सेल कौन सा होगा, L सेल। अब इसमें जब n की वैल्यू 2 है, यहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो बेटा, तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 और 1, लेकिन 2 नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा 0 से लेके n-1 तक हमें जाना है। n की वैल्यू 2 माइनस 1 मतलब 1 तक हमें जाना है। जब इसको 0 बोला मैंने L को, तो S सब सेल, 1 बोला तो बेटा P सब सेल। और टोटल नंबर ऑफ सब सेल कितने आए बेटा, 2 सब सेल आए। सेकंड सेल में 2 सब सेल। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। सेकंड सेल में कितने सब सेल, 2। जिन सब सेल्स के लिए L की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 एंड 1। अब 0 वाले सब सेल के लिए मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, 0 वाले सब सेल के लिए आगे बढ़ेंगे तो 0 वाले सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू, इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा बेटा। और इसके लिए ml की वैल्यू दोबारा से कितनी होगी बेटा, 0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा इसमें, 2। और अगर मैं L की वैल्यू 1 को लेके चलूं बेटा, 1 वाले सब सेल में, इसमें 2 सब सेल थे, पहले सब सेल को कंप्लीट कर लिया है। दूसरे सब सेल की अगर मैं बात करूं 1 वाले की, तो बेटा इसमें 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 3। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। और ml की वैल्यू क्या क्या होंगी बेटा, L की वैल्यू अगर 1 है तो ml विल बी माइनस L2 प्लस L दैट विल बी इक्वल टू -1, 0, प्लस 1। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू 12 प्लस 1, L की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 6। तो बेटा ये, अब अगर मैं n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, क्योंकि वो n-1 तक ही जाएगी। तो इसका मतलब ये सेकंड सेल क्या हो गया बेटा, यहाँ पे खत्म हो गया। और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा, 2 प्लस 6। भाई सेकंड सेल के अंदर 2 सब सेल थे, एक 0 और एक 1। 0 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 वाले में 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए बेटा, 2 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस फॉर्मूले से भी निकालना चाहे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे आंसर्स मैच हो गए। अब अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूं बेटा, 3 कौन सा सब सेल, KLM, M सेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंदर पहली बात तो सब सेल कितने होंगे, 3 ही सब सेल होंगे। एक बार L की वैल्यू 0 रखूंगा, एक बार L की वैल्यू 1 और एक बार L की वैल्यू क्या रखूंगा बेटा, मैं 2 रखूंगा। और इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स कितने आ गए बेटा, 3 सब सेल ही मेरे पास टोटल आ गए। तीनों के लिए L की वैल्यूज आर डिफरेंट, इसको बोलूंगा S, दिस इज P, दिस इज D। इनके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब when L is equal to 0 it is S सब सेल, 1 is equal to P सब सेल and 2 is equal to D सब सेल। जब 0 होगा बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे बेटा, एक ही ऑर्बिटल होगा। और उसके लिए ml की वैल्यूज क्या होगी बेटा, 0। और अगर मैं, क्योंकि अगर L is equal to 0, ml क्या होता है बेटा, माइनस L2 प्लस L। तो यहाँ पे L ही 0 है तो ml भी क्या होगा बेटा, 0। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट सब सेल की, P की, बेटा इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे बेटा, पहली बार फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 3। और ml की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, L इज इक्वल टू 1 तो ml क्या होगा, -1 टू +1, -1 0 एंड +1। ये सारे 3 सब सेल्स, 3 ml की वैल्यूज पॉसिबल है। तो इसके अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो 2 इंटू 12 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं सेकंड
L इज इक्वल टू 2 को लेके चलूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे बेटा 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 5 ऑर्बिटल्स होंगे बेटा D सब सेल में। और इन 5 सब सेल्स के लिए, इन 5 ऑर्बिटल्स के लिए ml की क्या क्या वैल्यूज होंगी बेटा वो देखो यहां से। अब अगर L इज इक्वल टू 2 तो ml क्या होंगे बेटे -2 से लेके +2 तक हमें काउंटिंग लिख देनी है। कितनी वैल्यूज आई 1 2 3 4 और 5 ही तो ऑर्बिटल थे मेरे पास, पांचों के लिए डिफरेंट ml की वैल्यूज आ गई है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा तो 2 इंटू 2 इंटू L is equal to 2, तो 2 into 2 plus 1 is equal to 5, 5 into 2 that will be equal to 10, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा 10। अब जब n की वैल्यू 3 है तो क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है? नहीं हो सकती बेटा, हमें n-1 तक ही लेके जाना है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई थर्ड सेल भी यहां पर खत्म हो गया। अब थर्ड सेल में 3 सब सेल थे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक में 6, एक में 10, टोटल कितने आ गए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ गए इन तीनों को जोड़ के। 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी 2 into 3 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। मैच हो गया आंसर हमारा। लास्ट करके देते हैं बेटा जल्दी जल्दी। अब आपको समझ आ ही गया होगा n इज इक्वल टू 4 की अगर मैं बात करूं n सेल की, कैपिटल n सेल की, बेटा सब सेल्स कहां तक जाएंगे 0 से लेके n-1 तक, मतलब 3 तक जाएंगे। 0 1 2 एंड 3 बेटा 0 के लिए 0 L इज इक्वल टू 0 मींस S सब सेल, 1 मींस P, 2 मींस D एंड 3 मींस F सब सेल। टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स कितने आए बेटा 4। फोर्थ सेल के अंदर 4 ही क्या होंगे बेटा सब सेल्स होंगे। अब जल्दी जल्दी 0 के लिए दोबारा से टेबल लिख देता हूं जो अभी मैंने लिखी थी। 1 एंड ml विल बी 0 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। P के लिए भी मैंने 2 बार लिख चुका हूं पहले। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी 3 एंड सेम ml की वैल्यूज क्या क्या होंगी बेटा -1 से लेके +1 तक हमें लेके जाना है। 3 वैल्यूज होंगी, 3 ऑर्बिटल ही होंगे हमारे पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 6। D सब सेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें 2 into 2 plus 1 दैट विल बी इक्वल टू 5, तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे। उन ऑर्बिटल्स के लिए ml की वैल्यूज क्या क्या होंगी बेटा L इज इक्वल टू 2, तो ml मतलब -2 से लेके -2 -1 0 +1 एंड +2, 5 वैल्यूज आ गई हमारे पास ml की। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा 2 into 2 plus 2 into 2 plus 2 means 4 plus 1 5 into 2 10 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा 10। अगर F सब सेल की मैं बात करूं तो बेटा F सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। F के लिए L की वैल्यू क्या आई थी बेटा 3, तो 2 into 3 plus 1 दैट विल बी इक्वल टू 7। और इन 7 के लिए ml की वैल्यूज क्या आएंगी बेटा L इज इक्वल टू 3, मतलब ml कहां जाएगा बेटा -3 से +3 तक। मैं बोल सकता हूं बेटा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये सातों वैल्यू किसके लिए है बेटा L इज इक्वल टू 3 के लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 आए, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं 2 into 2 into 3 plus 1, 2 into 3 मतलब 6, 6 plus 1 is equal to 7, 7 into 2 is equal to 14। इसमें क्या आ गए इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा फोर्थ सेल खत्म हो गया। क्योंकि अगर n की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब ये है l की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, वो n-1 मतलब 3 तक ही रहेगी। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए बेटा इनको जोड़ देंगे, इट विल बी इक्वल टू 32, 2 plus 6 8, 18 and 14 is equal to 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से देखना चाहूं 2n स्क्वायर वाले से, तो 2 into n is equal to 4 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 into 16 is equal to 32 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर हमारे मैच हो गए। आप लोग फिफ्थ सेल के लिए ये सारा काम खुद से कर सकते हो। फिफ्थ सेल कौन सा होगा बेटा KLMNO सेल के लिए आप लोग ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो। ओके बेटा नेक्स्ट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल्स की शेप्स की बात करूं तो बेटा सबसे पहले जब L की वैल्यू 0 ली, मतलब ऐसे सब सेल के ऑर्बिटल्स को मैं देख रहा हूं, तो बेटा उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, हम लोगों ने पढ़ लिया है,
और उस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी बेटा, स्फेरिकल शेप होगी। ये वेव फंक्शन से हमने इस शेप को ड्राइव किया है, कैसे आई है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप याद रख लो एस सब सेल के ऑर्बिटल की शेप क्या होगी बेटा, स्फेरिकल। उसके बाद जब l इज इक्वल टू 1 मतलब p सब सेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स आए थे, 3 ऑर्बिटल आए थे बेटा, और उन तीनों की शेप क्या होगी बेटा, डंबल शेप होगी। कैसी शेप होगी इन तीनों की, आप लोगों ने जिम के अंदर डंबल्स देखे होंगे, उनके जैसी इनकी शेप होगी बेटा। 3 ऑर्बिटल होंगे और तीनों के नाम क्या होंगे बेटा, एक px, सेकंड विल बी py एंड थर्ड विल बी pz। मान लेता हूं बेटा ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y है, और इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या है बेटा, z एक्सिस है। तो ये ऑर्बिटल देखो बेटा डंबल शेप में किस तरीके से होगा, इस तरीके से डंबल शेप के अंदर होगा। ये जो स्पेस है, आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये ऑर्बिटल क्या होता है, आप बार बार ऑर्बिटल बोल रहे हो, तो बेटा ऑर्बिटल 3D के अंदर वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम संभावना है। बेटा ये px ऑर्बिटल है, इसकी शेप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद बेटा px के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, मान py किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इफ दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, तो बेटा py विल बी ऑन y एक्सिस, इट विल बी प्लेस्ड ऑन y एक्सिस। आप लोग देख सकते हो ये डंबल टाइप की शेप है, जो जिम में आप लोगों ने डंबल्स देखे होंगे। और बेटा ये 3D स्पेस है, कैसा है, 3D स्पेस है, और ये वॉल्यूम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, और इस ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं बेटा, py। और अगर इसी तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर मैं z की बात करूं तो बेटा इफ दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, तो बेटा dz ऑर्बिटल कहां पर होगा, अलोंग z एक्सिस, pz, सॉरी नॉट dz, pz। तो बेटा ये शेप आ गई किसकी, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। सोच कर ओके बेटा, नेक्स्ट इज व्हेन l इज इक्वल टू t 2, जब l की वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा इट मींस d सब सेल। तो बेटा d सब सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है बेटा, डबल डंबल, 2 डंबल्स के जैसी शेप होगी इनकी, डबल डंबल शेप। बेटा डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, 5 ऑर्बिटल्स। बेटा 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या क्या होंगे, पहले तो ये देख लो आप लोग। फर्स्ट विल बी डी एक्स वाई, सेकेंड विल बी डी वाई जेड एंड थर्ड विल बी डी जेड एक्स, फोर्थ विल बी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड फिफ्थ विल बी डी जेड स्क्वायर। इनकी अगर मैं शेप्स की बात करूं तो देखो बेटा ध्यान से देखना आप लोग, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो बेटा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक डंबल बनाया इस तरीके से और दूसरा डंबल बनाया बेटा मैंने इस तरीके से, तो ये डबल डंबल टाइप की शेप बन गई, इसे इट इज कॉल्ड डी एक्स वाई। सिमिलरली अगर इसकी मैं बात करूं बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस टू एक्सिस। तो बेटा देखो डी वाई जेड की अगर मैं बात करूं, चलो मैं वाई जेड को दिखा देता हूं और अज्यूम करता हूं कि एक्स इनके परपेंडिकुलर है, तो बेटा जो वाई और जेड के बीच में बन जाए उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट विल बी डी वाई जेड। इसकी शेप भी कैसे होगी बेटा, डबल डंबल, एक डंबल इस तरीके से, दूसरा इसके साथ क्रॉस में रखा हुआ है। और अगर मैं डी एक्स जेड को देखना चाहूं बेटा, इस बार कौन कौन से एक्सिस ले लेता हूं मैं, एक तो जेड एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस, दोबारा से एक्सिस के बीच में डंबल्स बना दिए। आपको इन शेप्स को याद करना है बेटा, ये डी सब सेल की जो शेप्स हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और सारे लॉब्स बिल्कुल इक्वल साइज के हैं, ऑल लॉब्स आर ऑफ इक्वल साइज। अब डी देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, दीज आर बिटवीन द एक्सिस। बेटा ये तीनों क्या है बेटा, दीज आर बिटवीन द एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, कोई भी एक्सिस के ऊपर नहीं है।
एंड दीज टू आर ऑन द एक्सिस। आप इनकी शेप समझो बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप कैसी होगी बेटा, इफ दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, तो बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होगा बेटा, फर्स्ट डंबल ऑन वाई एक्सिस एंड सेकंड डंबल ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा इस बार जो ऑर्बिटल्स आए वो ऑन द एक्सिस आए हैं बेटा, और डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स वाले ऑर्बिटल्स कहां थे बेटा, बिटवीन द एक्सिस। अब अगर मैं डी जेड स्क्वायर बनना चाहूं तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल फोर। बेटा मान लेता हूं दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस कैन बी एक्स और वाई, एंड इफ इट इज एक्स देन वाई विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टू। अब बेटा डी जेड स्क्वायर की शेप क्या होती है, देखो एक डंबल बनाया हमने किसके ऊपर बेटा, जेड एक्सिस के ऊपर, और एक्स वाई जो मेरा प्लेन है बेटा, कौन सा प्लेन, तो ये मान लेता हूं वाई एक्सिस है, तो बेटा एक्स वाई प्लेन के अंदर एक स्फीयर होगा, सॉरी एक सर्कल टाइप का होगा, और ये सर्कल भी वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो बेटा डी जेड स्क्वायर की शेप कैसी होगी, एक तो डंबल होगा ऑन एक्स जेड एक्सिस एंड वन सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। बेटा इस टाइप की शेप होती है डी जेड स्क्वायर की। आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज नोड्स। बेटा सबसे पहली बात नोड्स क्या होती है बेटा, एटम के अंदर वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो, जहां पर कभी इलेक्ट्रॉन पाया ही ना जाए, उस जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस स्पेस को बोलते हैं नोड्स। मैं बोल सकता हूं बेटा इट इज रीजन और स्पेस, इट इज स्पेस in which probability of finding electron is zero, जहां पर कभी इलेक्ट्रॉन आए ही ना, इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ऐसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, नोड्स बोलेंगे। बेटा दो टाइप की नोड्स हमें एटम में पढ़नी होती है। पहले नोड्स आर रेडियल नोड्स। बेटा रेडियल नोड्स जो होती हैं वो एक, मान लो न्यूक्लियस को मैं जीरो मानता हूं, न्यूक्लियस के सेंटर को, और एक डिस्टेंस पे बढ़ूंगा बेटा, एक रेडियस पे बढ़ूंगा, मान लेता हूं कुछ डिस्टेंस के बाद ऐसा नोड आ जाए, तो उस नोड को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडियल नोड। मान लेता हूं मेरे पास बेटा दिस इज न्यूक्लियस, और बोल देता हूं भाई कुछ आर डिस्टेंस के बाद मेरे पास क्या आ गया बेटा, नोड आ गया। मतलब कि ये है बेटा न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस के बाद अगर मैं 3D स्पेस में, 2D में तो क्या बनेगा बेटा, सर्कल, और 3D में क्या बनेगा बेटा, स्फीयर बनेगा। आप लोग ध्यान से देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं भाई न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस के बाद एक नोड है, और ये नोड हर डायरेक्शन में है बेटा। तो अगर मैं 2D स्पेस की बात करूं तो आर डिस्टेंस के ऊपर एक सर्कल बनता है, और 3D में क्या बनता है बेटा, एक स्फीयर। तो ये बेटा रेडियल नोड्स जो होती है बेटा, इनकी शेप कैसी होती है बेटा, स्फीयर। तो इसीलिए इनको स्फेरिकल नोड्स भी बोल देते हैं। आपको समझ आ गया होगा। एक रेडियस के बाद एक स्फीयर के अंदर नोड, मतलब इस पूरे स्फीयर वाले वॉल्यूम के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो ये क्या है बेटा, एक नोड। बेटा रेडियल नोड्स का नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना होता है बेटा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स that will be equal to n minus l minus 1. बेटा here n is principal quantum number and l is azimuthal quantum number. अब अगर मैं सेकंड बात करूं बेटा दूसरी टाइप की नोड्स की, these are angular nodes. बेटा एक सर्टेन एंगल पर जो नोड पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर नोड्स। बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं px की बात करूं, px ऑर्बिटल्स की, बेटा देखो px ऑर्बिटल्स की अगर बात की जाए, आपको शेप याद होगी px ऑर्बिटल्स की, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। बेटा ये जो ऑर्बिटल है दिस इज px ऑर्बिटल। अब देखो बेटा इसके अंदर सिर्फ एक तरफ मतलब मान लेता हूं कि भाई ये मेरी x एक्सिस है, इसे एक सर्टेन एंगल पर, किसी भी एक्सिस से एक सर्टेन एंगल पर, तो आप लोग देख सकते हो बेटा कि इन दोनों लोब्स के बीच में, ये दोनों लोब्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो आप देख सकते हो बेटा इनके बीच से एक प्लेन पास होगा यहाँ पर, वाई जेड प्लेन,
जेड इज दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो बेटा जो वाई जेड प्लेन है उस प्लेन के अंदर कहीं पर भी ये वाला स्पेस नहीं आ रहा है ऑर्बिटल्स वाला, मतलब इस प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या है बेटा संभावना 0। बेटा दिस प्लेन इज ए एंगुलर नोड, जो कि एक सर्टेन एंगल पर ही है। तो बेटा मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ पर वाई एक्सिस पी एक्स के अंदर बेटा वाई जेड प्लेन के ऊपर एक एंगुलर नोड है। बेटा नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज ऑलवेज इक्वल टू एल। अब जैसे मैंने यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल बनाया था बेटा, बनाया था नहीं, पी एक्स ऑर्बिटल के लिए बेटा, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा? किसी भी पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू विल बी 1, मतलब कि इसके अंदर एंगुलर नोड कितने पाए जाएंगे बेटा? 1। और जनरली एंगुलर नोड्स आर प्लेनर। बेटा जनरली मैंने बोला है दीज आर प्लेनर नोड्स, कहीं एक्सेप्शन भी हो सकता है, क्या होगा मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर बेटा ये क्या है? वाई जेड प्लेन। अब अगर मैं मान लेता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना रखा है बेटा, आप इसी को देख लो। तो अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए एंगुलर नोड्स क्या होंगे बेटा? डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2, मतलब इसमें 2 एंगुलर नोड्स होने चाहिए। तो कौन कौन से 2 एंगुलर नोड होंगे बेटा? एक तो ये डंबल हो गया एंड सेकंड इज दिस। तो बेटा देखो दिस इज एक्स प्लेन, दिस इज वाई प्लेन। तो बेटा एक प्लेन इन दोनों के बीच से यहां से पास हो जाएगा, यहां से बोलो एक प्लेन आ गया नहीं आ गया नोड वाला। और दूसरा प्लेन बेटा आप लोग बोल सकते हो कि सर ये वाला प्लेन है जहां पे ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा? सेकंड प्लेन। एल की वैल्यू 2, मतलब 2 एंगुलर नोड्स आर देयर। और बेटा एंगुलर नोड्स की शेप कैसी है? ये बेटा एक प्लेन है, तो मैं इनको बोल सकता हूँ कि दीज आर प्लेनर नोड्स। तो इसी तरीके से बेटा टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे? टोटल नोड्स विल बी इक्वल टू रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। तो बेटा रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस 1 एंड एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, इट विल बी इक्वल टू n माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे बेटा? n माइनस 1। अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं, व्हाट इज शेप ऑफ एंगुलर नोड्स इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। बेटा देखो मैंने बताया कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एल की वैल्यू 2, मतलब 2 एंगुलर नोड्स। बेटा ये 2 प्लेन दिखा दिए। अब डी जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये डी जेड स्क्वायर कैसा होता है बेटा? एक तो लोब होगा वाई एक्सिस के लोब डंबल, और एक सर्कल बना रखा है बेटा एक्स वाई प्लेन में। आप लोग बोलोगे कि सर इसके अंदर भी 2 एंगुलर नोड्स होने चाहिए, क्योंकि एल की वैल्यू तो इसके लिए भी क्या है बेटा? 2। तो अगर एल की वैल्यू 2 मींस एंगुलर नोड्स विल बी इक्वल टू 2। अब इसके अंदर एंगुलर नोड्स किस टाइप की होती है बेटा? किस शेप की होती है? आप लोग ध्यान से देखो, इसके अंदर कोनिकल शेप्स की नोड्स होती है बेटा। कैसी शेप की? कोन टाइप की शेप, कोनिकल शेप। बेटा मान लेता हूं ये कोन का इनिशियल पॉइंट है और यहां से कोन स्टार्ट कर दी मैंने इस टाइप से। आप लोग देख सकते हो बेटा कि ये क्या बन गई है? कोन बन गई। ये जो कोन वाला एरिया है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। इसी तरीके से बेटा एक कोन कहाँ मिलेगी हमें? नीचे की साइड में मिलेगी। बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये दूसरी कोन होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाए। तो बेटा डी जेड स्क्वायर के अंदर जो नोड्स होंगे उनकी शेप कैसी होगी बेटा? कोनिकल शेप होगी। अब मान लो आपके जैसे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन 3D जेड ऑर्बिटल, 3D जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, या फिर बोल देंगे बेटा 4p ऑर्बिटल। कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। 4px ऑर्बिटल, चलो बोल दिया बेटा। एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल। बेटा p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। इसका मतलब एंगुलर नोड कितने आएंगे बेटा? एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ, अगर मैं रेडियल नोड्स की बात करूं बेटा, इसी के अंदर अगर पूछ लिया होता कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, दैट विल बी इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1 विल बी इक्वल टू बेटा n। 4px के अंदर बेटा n की वैल्यू क्या है? 4, मतलब कि
4 माइनस एल की वैल्यू क्या है बेटा 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 और टोटल नोड्स कितने होंगे बेटा टोटल विल बी 2 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 3। यहां पे बेटा ये जो 4px मैंने रिप्रेजेंट किया है ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया है px ऑर्बिटल एंड 4 जो मैंने इसके साथ लिखा है बेटा ये इसके सेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा n की वैल्यू 4 और p ऑर्बिटल के लिए l इज फिक्स्ड दैट विल बी 1। तो हम एंगुलर और रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें बेटा s ऑर्बिटल्स की तो बेटा s ऑर्बिटल में देखो आप अगर किसी ने पूछ लिया एंगुलर नोड्स इन s ऑर्बिटल तो बेटा s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है हर तरफ इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। l की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 0। इफ l इज इक्वल टू 0 इट मींस एंगुलर नोड्स विल बी इक्वल टू 0। तो बेटा देयर इज नो एंगुलर नोड इन s ऑर्बिटल दिस इज s ऑर्बिटल एंड देयर इज नो एंगुलर नोड इन s ऑर्बिटल।